बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 20। हमारे पाठ 20 का नाम है चमत्कार। पाठ परिचय। ईमानदारी का त्याग करने से व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों से गिर जाता है और जब उस होता है तो वह पश्चाताप के रूप में अपने अपराध से छुटकारा पाना चाहता है। यह स्वाभाविक परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है। बीए पास करने के बाद चंद्रप्रकाश को 30 रुपये माह की ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता तो पहले मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया। ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान भी दे दिया था। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा, भी ज़रूरी सामान उसमें था। ऐसा मकान 20 रुपये में कम पर न मिलता। सबसे बड़ी बात यह थी कि ठाकुर और ठाकुर दोनों चंद्रप्रकाश का बहुत आदर करते थे। उसे अपना लड़का समझते थे। संध्या का समय था। प्रकाश ने शिष्य को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठाकुरन ने आकर, अभी न जाओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी बोली, बीरू का ब्याह कर दूं। एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश बोला, जैसा आप उचित समझे। सब तैयारियां तुम ही करोगे, यह समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथ में था। देखते देखते एक फट युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर पत्नी चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियां के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों के जेवर बनवा डालते हैं। चंपा विरोध से बोली, तुम्हें क्या करना है, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वह पहने। रात को दोनों भोजन करके लेटे। प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ दी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो बहुत सी ऐसी देखी हैं जो गहने पहनकर और भद्दी दिखने लगती हैं। बातें करते करते चंपा सो गई। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ है, दबे पांव कमरे से बाहर निकल छत पर गया। ठाकुर साहब की छत से छत मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर ठाकुर की छत पर ऐसा से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलता हूँ। अगर वे जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसे चकरा दिया। कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी उधर दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया कि देखूं वह क्या करता है। संदूक की चाबी मिल गई तो फतेह है, किसी को मुझ पर संदेह न होगा। फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी पर प्रकाश अभी भी सो रहा था। तभी चंपा उसे जगाती हुई बोली, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहनों के संदूकची उठाकर ले गया। प्रकाश ने लेटे लेटे ही पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को। किसी को खबर भी हो न जाने कैसे चाबी उड़ा ली। जाने कैसे मालूम हुआ कि इस संदूक में गहने की संदूकची है। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर से बोला, है तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी। मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखकर बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं खुली, समझ में नहीं आता तो आया किधर से। ठाकुराइन ने रोक कर कहा, मैं तो लूट गई भैया। क्या सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी जब कहीं जाकर चीजें आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। फ्रेंड बोली, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी आया तो मुझे संदेह ही रहेगा, चाहे जिधर से आया वो। चोर आया बाहर से, तुम्हारी कोठी से भी तो आ सकता है। और बोले, हाँ, जरा अपनी कोठी पर तो देखो, शायद कोई निशान मिले। सुंदर प्रकाश का दिल धड़कने लगा। तीनों छत पर गए। बीच की मुंडेर पर किसी के पाँव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे। सोच के मारे कुछ कह न सके। प्रकाश ने उनके मन की बात बोल दी। इससे स्पष्ट होता है कि चोर मेरे घर में से आया। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इसका पता लग जाने से क्या होगा। माल तो जाना था सो गया। प्रकाश, मैं आज ही यह घर छोड़ दूंगा।
ठाकुर क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश मैं कहे लेकिन मैं तो समझता हूँ मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, उधर का रास्ता बंद हो ही जाना चाहिए। इसे चोरी की सारी ज़िम्मेदारी मेरे सिर है। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था लेकिन जब तक शादी की धूम-धाम रही, प्राय सारे दिन वहीं रहता था। उसने चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपए महीने का काम मिल गया है मगर वे रुपये मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊँगा। वे केवल जेबों पर खर्च होंगे। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा न था मगर अब प्रकाश का संदूक हमेशा बंद रहता। वह पूछती, इस संदूक में क्या है? वह कह देता, कुछ नहीं, कुछ पुरानी किताबें संदूक में बंद कर दी हैं। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन चंपा जैसे ही भोजन करने लगी उसने संदूक खोला, आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक टोकरी में रखी और प्रकाश को देने गई। उसको देखते ही प्रकाश ने संदूक धमाके से बंद कर दिया। ताला लगाकर उसने बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्या लाई हूँ? बढ़िया है। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में क्या है? यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी चाबी कहीं छिपा कर रखता था। एक दिन एक बिसाती चाबियों का गुच्छा बेचने आया। चंपा ने उस ताले की चाबी ले ली और संदूक खोल लिया। अरे ये तो आभूषण है। वह एक एक आभूषण देखने लगी। ऐसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये उस सांप के गहने तो नहीं हैं। उसे कोई संदेह न रहा लेकिन इतना घोर पतन, लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसे जी में आया, इन्हें गहनों को उठा ले और पूरा इनके चरणों में डाल दे। उस दिन से चंपा उदास लगी। प्रकाश से उसे प्रेम न रहा, न वह सम्मान था। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई लेकिन शर्त यह थी कि नकद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब जमानत देने की राजी हो गए। उसने घर आकर चंपा को यह खबर सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। बात बोली, ठाकुर साहब से तुमने जमानत क्यों दिलवाई? प्रकाश बोला, फिर किससे दिलवाता? रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए। यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा बड़ी हूँ? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो सदा अच्छी नहीं रहती। प्रकाश सोचने लगा, कहीं चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था? आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती। चंपा ने संकट में पड़कर, तुम जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के शादी में तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सकते तो 200 रुपए की चीज़ घर में रख ही ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। वह भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में नौकरी मिल गई। उस उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत। अब उनकी स्त्री बीरू और उसकी नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त मैं जाने दूंगा। प्रकाश के काफी आग्रह पर ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां कमरे में थीं। प्रकाश जग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का संदूक निकाला और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। कई महीने पहले वह इसी तरह कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पाँव तब भी इसी तरह थरथराते थे लेकिन तब कांटा चुभने की पीड़ा थी, आज कांटा निकालने की है। अब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और जाकर खाट के नीचे संदूक रख दिए। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से बंद कर दिया और घर को लौटाया। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय जाता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही प्रहर जा पहुंचा। देखना चाहता था आज क्या गुल खिल रहा है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी कल आपकी की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए।
ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा संदूक मिल गया, एक चीज भी गुम नहीं। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक अपनी आंखों से संदूक न देख ले। संदूक देखकर वह गंभीर भाव से बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे कभी विश्वास ही न आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से लिपट गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल पड़े।